डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज डी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शब्द पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। 2. एफआईआर में दी गई जानकारी एक संज्ञेय अपराध के कमीशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। 3. सीआरपीसी के तहत शिकायत और एफआईआर एक ही है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है 1. अस्थमा, 2. डायबिटीज, 3. मेल फर्टिलिटी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मेंटल और कोर के बीच की सीमा मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है। 2. इस डिसकंटिन्यूटी पर भूकंपीय तरंगें धीमी हो जाती हैं। 3. एंड्रीजा मोहोरोविसिक ने मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी की खोज की थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गैको सरीसृप के अंतर्गत आते हैं और ये केवल एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। 2. टोको गैको भारत में स्थानिक है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुसूचित बैंकों को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी MII के रूप में संदर्भित किया जाता है। 2. भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट के रूप में कार्य करता है जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। 2. अधिसूचित क्षेत्रों में नोटिफाइड क्रॉप्स को उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों को छोड़कर सभी किसान इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। 2. इसका लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। 3. इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिवाजी के पिता शाहजी निजाम शाही सल्तनत की सेवा में कार्यरत थे। 2. शिवाजी को सैन्य और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए कान्होजी जेधे और बाजी पासलकर को नियुक्त किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. अल्जीरिया, 2. नाइजर, 3. मारिटानिया, 4. सेनेगल, 5. इरिट्रिया। उपर्युक्त में से किस देश की सीमा माली के साथ लगती है? इसका सही जवाब था केवल 1, 2, 3 और 4। अंतिम प्रश्न था, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 9वें एशियाई खेलों की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए 1984 में की गई थी। 2. इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।
2. संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान का प्रावधान करता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे किसी जल विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। कृष्णा नदी के पानी के आवंटन को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच होने वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों से पूछताछ की है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में सतारा के पास महाबलेश्वर से निकलती है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान का प्रावधान करता है। अतः कथन 2 सही है। संसद ने इस संदर्भ में 2 कानून बनाए हैं, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के निर्णय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य किसी न्यायालय के पास ऐसे किसी जल विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संगम अकादमी मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विकसित हुई। 2. प्रथम और द्वितीय संगम की कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिल तात UV स्वामीनाथ अय्यर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमिल संस्कृत और भाषा में UV स्वामीनाथ अय्यर का योगदान सराहनीय है। उन्होंने संगम युग की कृतियों को लोकप्रिय बनाया। तमिल साहित्य संगम युग से जुड़ा हुआ है। भारत में संगम काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईसवी के बीच रहा है। संगम अकादमी मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विकसित हुई है। अतः कथन 1 सही है। पहला संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम की कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इसमें तोल्काप्पियम की रचना की गई थी। तीसरा संगम भी मदुरै में आयोजित किया गया था। इसमें कुछ तमिल साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राज्य केवल चीन और भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 2. इसे असम से अलग करके 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री ने कल यानी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के रूप में जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के जरिए 1987 में असम से अलग एक पूर्ण राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। अतः कथन 2 सही है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, दक्षिण पूर्व में नागालैंड और म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी में असम से लगती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बैंगनी क्रांति यानी पर्पल रेवोल्यूशन इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा रही।
निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? बैंगन की खेती, फूल गोभी की खेती, लेवेंडर की खेती या फिर अंगूर की खेती? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेवेंडर की खेती। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लेवेंडर की खेती के लिए बैंगनी क्रांति यानी पर्पल रेवोल्यूशन शुरू करने की योजना बना रही है। बैंगनी क्रांति नए किसानों और कृषि उद्यमियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगी। इससे स्टार्टअप इंडिया अभियान और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेवेंडर की खेती। अगला प्रश्न है, स्टार प्रचारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है अथवा किसे नहीं, इस संदर्भ में कोई कानून नहीं है। 2. स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। 3. एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसी भी स्टार प्रचारक को नामांकित नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। कोविड-19 मामलों में गिरावट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में प्रचार के लिए एक पार्टी के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक स्टार प्रचारक किसी पार्टी के लिए चुनाव में एक सेलिब्रिटी के तौर पर वोट मांग सकता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक राजनेता या कोई फिल्म एक्टर। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है अथवा किसे नहीं, इस संदर्भ में कोई कानून नहीं है, अतः कथन 1 सही है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य पार्टी अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को नामित कर सकती है। एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों को नामांकित कर सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, खारे पानी के मगरमच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित हैं। 2. इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के तौर पर शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में खारे पानी के मगरमच्छ के संदर्भ में कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों में वियतनाम और दक्षिणी चीन से खारे पानी के मगरमच्छ किस तरह विलुप्त हो गए, इस पर प्रकाश डाला गया है। खारे पानी के मगरमच्छ यानी एस्टुअरीन और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को पृथ्वी पर मगरमच्छ की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति माना जाता है। एस्टुअराइन क्रोकोडाइल को दुनिया भर में आदमखोर यानी मैन ईटर के रूप में जाना जाता है। ये मगरमच्छ भारत में ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के तौर पर शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश में आया था। 2. यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 3. 2022 के लिए इस दिवस की थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीपल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 21-22 फरवरी के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए
हर साल 21 फरवरी को इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया था, अतः कथन 1 सही है। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, इसलिए कथन 2 सही है। इस साल के इस दिवस की थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ईपीएफओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। 2. ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत शामिल संगठित या अर्ध संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। 20 फरवरी 2022 को जारी प्रोविजनल पेरोल डाटा के मुताबिक ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 के दौरान 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। ईपीएफओ विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया था। ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है, अतः कथन 1 सही है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत शामिल संगठित या अर्ध संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है मैसियर 77 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कॉन्स्टेलेशन कैटस में स्थित है। 2. इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना छोटा है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में मैसियर 77 को खबरों में देखा गया है। यह एक आकाशगंगा है। मैसियर 77 को NGC 1068 या स्क्विड गैलेक्सी भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टेलेशन कैटस में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना अधिक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है ईट राइट इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह FSSAI का एक फ्लैगशिप मिशन है। 2. मिशन का उद्देश्य देश के नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। 3. दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सेहतमंद दिल्ली नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। नई दिल्ली के 4 पुलिस स्टेशनों को ईट राइट कैंपस के रूप में नामित किया गया है। जान लेते हैं ईट राइट इंडिया मिशन के बारे में। यह FSSAI का एक प्रमुख मिशन है। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW के तहत एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। मिशन का उद्देश्य देश के नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इससे बीमारियों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, अतः कथन 2 सही है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सेहतमंद दिल्ली नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत उन स्थानों की पहचान की जाएगी जिन्हें ईट राइट कैंपस के रूप में नामित किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न है पतंगों यानी मॉथ्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पतंगे कीटों का एक पैराफिलाइटिक समूह है जिसमें शल्कपंखी
यानी लेपिडोप्टेरा क्रम के सभी सदस्य शामिल होते हैं। 2. तितलियां एक मोनोफिलेटिक समूह बनाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उत्तर पूर्व भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण के लिए पतंगे यानी मॉथ्स महत्वपूर्ण होते हैं। पतंगे कीटों का एक पैराफिलाइटिक समूह है जिसमें शल्क पंखी यानी लेपिडोप्टेरा क्रम के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तितलियां लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतः कथन 1 सही है। तितलियां एक मोनोफिलेटिक समूह बनाती हैं, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका कुछ हिस्सा मयूरभंज हाथी अभयारण्य में स्थित है। 2. यह एरिया मुख्य रूप से डोंगरिया कोंद और मनकीड़िया जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।